So hey you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. So guys, रात के बज रहे हैं 10:31 मतलब 10:30 और आज मैंने एक्चुअली वीडियो बनाना भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा था। एक्चुअली आज का मैं आपको किस्सा बताऊं, मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी, ठीक है, इसी चैप्टर पे सेकंड ऑफ मोशन आज स्टार्ट करेंगे ना हम लोग। तो उसी की मैंने अभी वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वॉइस जो था, ठीक है, जो वॉइस रिकॉर्डर था वो बंद था। जिससे क्या हो रही थी प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम ये भी हो रही थी कि मैंने पूरी वीडियो बना ली, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ रही थी। तो दोबारा से मुझे आज फिर वीडियो बनानी पड़ रही है। सो डोंट वरी, आपके लिए इतना तो है। सो आई होप आप लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस पार्ट पे हम लोग बेसिकली सेकेंड ऑफ मोशन के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, काफ़ी अच्छा रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बाद इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था बर्स्ट, ठीक है, कि आखिर में हम बैकवर्ड फॉल क्यों होते हैं और फॉरवर्ड फॉल क्यों होते हैं, ठीक है, हमारे बैक्स वगैरह गिर क्यों जाते हैं। ये कुछ इंटेक्स क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया था कि आपको अपने एनालिसिस को अगर रिकॉर्ड करना है तो इन वाले क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सोल्व किया होगा। सो विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम, लेट गेट स्टार्ट आवर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि जब भी कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है, ठीक है, और जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन में हो जाता है, ठीक है। सो वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाई टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आखिर में जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स पर कैसे डिपेंडेंट होता है और जो फोर्स होता है उसको मेज़र कैसे किया जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके लिए हमें जो अपनी एवरीडे लाइफ में जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ओके। तो हम ये सोच पाएंगे। सो ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस, इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम, ठीक है। तो टेबल टेनिस का गेम देखा होगा, उसमें वो स्मॉल सी बॉल होती है, तो अगर वो प्लेयर को हर्ट मतलब प्लेयर के लग जाती है तो कोई भी उनको दर्द नहीं होता है, बहुत कम सा दर्द होता है, ठीक है। वहीं पर अगर एक क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, वहीं पर अगर एक क्रिकेट की बॉल है और वो बहुत सी वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है, बहुत सी स्पीड से आ रही है, तो वो प्लेयर को हिट कर सकती है और प्लेयर की चोट भी लग सकती है, ठीक है। वहीं पर अगर एक ट्रक रोड साइड पर खड़ा हुआ है रेस्ट पोजीशन में, तो वो किसी भी इंसान के लिए हानिकारक नहीं है। वहीं पर एक ट्रक, बहुत मैसिव ट्रक, ठीक है, और वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, मान लो बहुत स्मॉल वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो वो चाहे कितनी भी स्मॉल वेलोसिटी से चले तो वो एक इंसान के लिए काफ़ी है उसको घायल करने के लिए, ठीक है, ओके। तो वो एक इंसान को घायल करने के लिए काफ़ी है, हालाँकि उसकी वेलोसिटी काफ़ी कम है लेकिन उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। और फ़ोर्स जो होता है वो हमारे मास वेलोसिटी पे एक तरीके से थोड़ा डिपेंडेंट होता है, ओके। अब आगे देखो, एक सेकंड में सेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया ट्रक एट रेस्ट है, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। सो अब एक एग्जांपल और आता है कि जब बंदूक से गोली निकलती है, बुलेट निकलती है, उसकी वो उसका मास तो बहुत कम होता है, ठीक है, उसके मास तो बहुत कम होता है, उसके जो वेट काफ़ी कम होता है, लेकिन वो काफ़ी सारी वेलोसिटी से निकलती है, जिससे जो बंदूक होती है वो हम लोगों को घायल कर देती है, मतलब बंदूक की जो गोली होती है वो हम लोगों को घायल कर देती है, ओके। So these person when fired from a gun, these are produced by the object depends on their mass and velocity. Similarly, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required. अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेटेड मोशन में आना है, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेटेड मोशन में आना है मतलब उसकी स्पीड को चेंज करवाना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसे फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ट्रक लीजिए, स्मॉल ट्रक, उसमें आप 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। वहीं पे 5 न्यूटन का अगर आप लगाएंगे उसमें फोर्स तो वो कम दूर तक जाएगा। मतलब फोर्स जो होती है वो एक तरीके से डिपेंडेंट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के। फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगी। तो इससे हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है।
Okay, so we know that a greater force is required to give a greater velocity। हम जानते हैं कि greater force, ज़्यादा force यूज़ होता है अगर velocity में बढ़ानी हो, ठीक है। In other words, this appears to exist some quantity mass and velocity, one such property called, ठीक है। आपको इस सारी प्रॉपर्टी भी है मास और वेलोसिटी की, क्योंकि मास और वेलोसिटी से आपका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी, ठीक है, एक तरीके से फोर्स है, फोर्स जब मास और वेलोसिटी में लग रहा है तो आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर गिवन है एक्सेलरेशन की, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, जिसमें पहली जो प्रॉपर्टी है फोर्स को मेजर करने की है, मास एंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट कर दें मास और वेलोसिटी का तो हमें फोर्स मिल जाता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, नॉट अ फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम जो होता है, अगर हम लोग मास इंटू वेलोसिटी करते हैं तो हमें मोमेंटम मिल जाता है। अभी मोमेंटम है क्या, ठीक है। तो मोमेंटम की अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज p इक्वल्स टू एम बी, ठीक है। तो जो एम मतलब मास, ओके, इनटू वेलोसिटी, इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। मोमेंटम है क्या, ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और मास को एम से और बी को वेलोसिटी को बी से, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है मोमेंटम को मेजर करने का, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के सेम एज होता है। जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे होती है, क्योंकि p इक्वल्स टू एम बी मतलब मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम इंटू वेलोसिटी मतलब मास इंटू वेलोसिटी। मास की एसआई यूनिट होती है केजी, ओके, किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। इससे आगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो होती है वो मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। ठीक है, और इस मोमेंटम की वजह से अगर हम कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी की वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, ड्यू टू दिस मोमेंटम। ओके, सो इट इज़ देयर फॉर अ क्लियर दैट फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। इससे हम ये कह सकते हैं फोर्स जो है वो बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम को भी प्रोड्यूस करता है। ओके, सो मोमेंटम है क्या, देखो मोमेंटम का रियल मीनिंग होता है फोर्स, ठीक है, सॉरी नॉट अ फोर्स। मोमेंटम का रियल मीनिंग होता है आपकी एक तरीके से पावर, ठीक है, कितनी पावर किसी चीज़ पे लग रही है। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, एक बैट्समैन ने एक बॉल को हिट करा, ठीक है। बॉल है जिसका मास है 100 kg, नॉट 100, सॉरी, एक बॉल है जिसका मास है 100 ग्राम, ठीक है, लाइट कंसिडर 100 ग्राम, केजी दो के तो मुँह से निकल गया था। ओके, एक बॉल है जिसका मास है 100 ग्राम और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से और जिस मास से वो आ रही है उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। ओके, मास इंटू वेलोसिटी और प्रोडक्ट जो होता है उसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है पावर। अब ये बॉल जब किसी की हिट होगी तो इसी को हम लोग मोमेंटम में कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो, लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन व्हिच अ कार विद अ डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड। देखो अब यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है कि एक कार है जिसकी डेड बैटरी है, कि एक कार है जिसकी डेड बैटरी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार चाहिए, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए उसके इंजन को स्टार्ट होने में। अब उसकी जो डेड बैटरी है अब वो खुद तो स्टार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है उस पर फोर्स लगाते हैं, तो अगर एक या दो लोग पुश लगाते हैं तो इतना स्टार्ट वो नहीं होती, बहुत मुश्किल से ही स्टार्ट होती है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू लेवल पे फोर्स लगाते रहते हैं या एक आध व्यक्ति और बढ़ जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि उसका चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, कि जो एक्सीलरेशन होता है कार जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन में आ जाती है, जिसका मतलब है कि चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ इसमें। द कार इज़ नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच इज, देखो अब यहाँ पर देखो जो कार है बेसिकली में वो सिर्फ फोर्स से ही नहीं डिटरमाइन है, मतलब हम लोगों ने फोर्स लगाया है सिर्फ उसकी वजह से ही नहीं हमारी कार हिली है, इसके लिए टाइम की भी रिक्वायरमेंट हुई थी, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, फोर्स लगाया, ठीक है, अगर हम लोगों ने ज़्यादा फोर्स लगाया कार पे तो वो कम टाइम में स्टार्ट हुई, ठीक है, कम फोर्स लगाया तो वो ज़्यादा टाइम में स्टार्ट हुई। ओके, अब देखो आगे,
चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम विच द मोमेंटम इज चेंज। तो देखो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें ये कहा गया है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसको समझने की कोशिश करना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज जहाँ पर आता है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, चेंज जहाँ पर आता है फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पर हम लोग फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हैं। और अगर रेट लिखा हो, यहाँ पर रेट भी लिखा हुआ है, देखो ये दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जहाँ पर रेट लिखा होता है वहाँ पर हम टी लिखते हैं, ठीक है, टी लिखते हैं, मतलब टाइम को अपॉन में लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब एम बी माइनस एम यू होगा। अब देखो यहाँ पर पढ़ो, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होती है, ठीक है, वो कैसे होती है देखो। इसमें क्या करा गया है कि दो बॉडी ली गई हैं, ठीक है, एक का मास एम बी है, एक का मास एम माइनस, मतलब एक का मास और वेलोसिटी एम बी है और एक की मास वेलोसिटी एम यू है, ठीक है। क्योंकि हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम को चेंज ऑफ जिसकी भी चेंज करनी हो तो उसको बी माइनस यू में लिखते हैं। अब मोमेंटम को हम लोगों को चेंज करना है तो वहाँ पर पी की जगह हम लोग एम बी लिख देंगे और माइनस एम यू, ठीक है, और अपॉन में टी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक देखो समझ में आया। अब देखो एम को हम लोग कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में एम आ रहा है, यहाँ भी एम आ रहा है, यहाँ भी एम आ रहा है, तो एम को हम लोग कॉमन ले लेंगे और बी माइनस यू अपॉन टी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू बी माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर हम लोग एफ को ऐड कर देंगे, मतलब ऐड का मतलब एफ भी लिख देंगे वहीं पर, ठीक है, और आगे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल हमें थ्योरी के बेसिस पर इसको देखना है और सॉल्व करना है, ठीक है, और लिख देना है एम बी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो बी माइनस यू अपॉन टी है ये बेसिकली क्या है, तुम्हारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग एफ इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, इट्स यू नो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है, एम ए, ठीक है। तो इतना हमारा आ गया। अब देखो क्या करना है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो साइन है इसको हटाना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देना होगा। कांस्टेंट जानते हो, कांस्टेंट बेसिकली हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ पर के ले लिया, ठीक है, एम ए। अब के की वैल्यू तुम लोग 1 मान लो, या फिर ऐसा करो कि फोर्स की 1 यूनिट मान लो, और जो मास है और एक्सेलरेशन सबकी 1 यूनिट मान लो, तो के की जो वैल्यू है 1 यूनिट ही आ जाएगी, ठीक है, के की वैल्यू 1 आ जाएगी। बेसिकली कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं तब जब हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, जब हमें कोई चीज़ अगर कोई प्रोपोर्शनल चीज़ है तो उसको इक्वल में बनाने के लिए तब हम लोग कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और मेनली उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ओके, तो एफ इक्वल्स टू एम ए यहाँ से हमारा डिराइव हो जाएगा, के हटा देंगे बाद में और इसके बाद हमारा एफ इक्वल्स टू एम ए डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में ये लिखा हुआ है, ओके, यहाँ से यहाँ तक में यही लिखा हुआ है। अब आगे देखो, एक और मैं बात बताता हूँ कि एफ इक्वल्स टू एम ए जब हुआ, एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, तो फोर्स की जो यूनिट होगी उसको एक तो हम लोग न्यूटन कहते हैं, ठीक है, जो कि सर आइजैक न्यूटन के नाम पे पड़ी, और दूसरी जो है वो इसकी मास की केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी फोर्स की ऐसा यूनिट हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आप देखो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफन सीज इन एवरीडे लाइफ, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उसको हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे तुम लोग इस एग्जाम्पल को देखकर देखो कि जैसे ही विकेट कीपर होता है, ठीक है, आजकल के बहुत ही फेमस विकेट कीपर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, एम एस धोनी जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, राइट। तो इन्होंने आपने देखा होगा जब ये बॉल पकड़ते हैं तो ये पीछे को अपने हाथ ले जाते हैं, ठीक है, बॉल को यूँ कैच करते हैं और पीछे को तुरंत ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ड्यू टू मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम जो होता है एक तरीके से पावर होती है, ठीक है। तो बहुत तेज़ से आई तुम्हारी बॉल, इसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी है, तो वो जब ऐसे आएगी तो मोमेंटम हो गया, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसका मतलब उसमें मोमेंटम है और वो काफ़ी ज़ोर से आ रही है तो ज़्यादा मोमेंटम है, तो वो प्लेयर के हाथ को टीच कर सकती है, मतलब हर्ट कर सकती है,
चोट लग सकती है प्लेयर के हाथ में, इसलिए जो प्लेयर होते हैं वो पीछे ले जाते हैं, जिससे टाइम जो है वो कंज्यूम होगा, ठीक है। और टाइम कंज्यूम होगा तो मोमेंटम की जो पावर होगी, ठीक है, तो पावर ऑफ मोमेंटम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा जो आपके हाई जंपर्स होते हैं, तो ये लोग जब कूदते हैं अपनी वो हाई जंपर्स जब कूदते हैं, वो रोड होती है तो नीचे एक तरीके से कुशन्स हैं और सैंड वगैरह बिछा दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये लोग इस पे कूदेंगे तो बेसिकली इसको अपने जो एंडिंग पॉइंट है, कुशन को अपने एंडिंग पॉइंट से मिलने में काफ़ी टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिलेगा लगेगा, ठीक है। तो जो ये टाइम लगेगा, इससे जो मोमेंटम है उसकी रेट काफ़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा चोट नहीं लगेगी प्लेयर को। ऐसे सैंड है, सैंड को अपने रूट पॉइंट से, ठीक है, मिलने में काफ़ी देर लगेगी, जिससे एक तरीके से उसमें जो मोमेंटम है उसकी पावर कम हो जाएगी, ठीक है। और अब देखो और एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ या। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जैसे जो कराटे प्लेयर्स होते हैं वो स्लिप्स होते हैं, लाइक वो ईंटें होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ईंटों को मार पाते हैं, ठीक है, ईंटों को काट पाते हैं, दैट इज ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की हेल्प से ये उसको काट पाते हैं, ठीक है। आप देखो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको भी हम डिराइव कर सकते हैं कैसे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है, तो एम ए जो होता है वो हमारा बी माइनस सी अपॉन टी होता है, इसको पहले की तरह लिख लेंगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, एम की वी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और एम की यू से कर देंगे, तो एफ और टी की एफ से इंटू कर देंगे, एफ टी इक्वल्स टू एम बी माइनस एम यू, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग एफ जीरो ले रहे हैं और वी जो है वो यू के इक्वल्स ले रहे हैं, और ठीक है टाइम कुछ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वी होगी उतना ही यू होगा, ठीक है। अगर वी जीरो है, यू जीरो है, तो वी भी जीरो होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब इसके कुछ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी, उसमें आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँगा। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो टुडे, एंड काफ़ी रात हो चुकी है और डबल पार्ट मेरा बन चुका है, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी अगर कोई मिस्टेक हो गई हो। सो आई होप आप लोगों को मोमेंटम वगैरह समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।